दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा भाग, जिसमें हम भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2 कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था और भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 थी। प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में किसका समावेश था? तो इसमें अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का समावेश किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया था? तो दिसंबर 1919 में जो है ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था। लागू कब हुआ? तो दिसंबर 1919 में तो पारित हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 ये याद रखिएगा 3 जनवरी 1921 को लागू हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? तो डायरार्की यानी द्वैध शासन को अपनाया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? तो इन शक्तियों का विभाजन 2 भागों में किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में 2 भागों में प्रांतीय कार्यकारी परिषद की शक्तियों का विभाजन 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला है, हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर जो हैं ये मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे और आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करते थे। तो जो 2 भागों में कार्यकारी परिषद की जो शक्तियों का विभाजन किया गया था उसमें आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर कार्यकारी परिषद की और हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया था? तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का विभाजन पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय और केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था। तो ये न्याय गमन नियमों के अनुसार। और इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। एकात्मक सरकार वो होती है जिसमें शासन सत्ता एक केंद्रीय शक्ति में या केंद्रीय सत्ता में निहित होती है, जबकि संघात्मक सरकार में क्या होता है कि जो शक्तियाँ होती हैं, शासन की शक्तियाँ होती हैं, वो केंद्र और इकाइयों या जो उसके यूनिट्स होते हैं उन दोनों में विभाजित होते हैं। तो भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो है फेडरल में परिवर्तित करने की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में किसका मत मान्य होता था? तो केंद्र सरकार का, याद रखिएगा। 1919 के अधिनियम के द्वारा यदि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का मत मान्य था। अगला है, 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? तो ये अधिकतर संघात्मक सरकार की तरफ झुकाव था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण
मत और निर्णय अंतिम होता था, तो ये गवर्नर का। यानी कौन सा विषय किस स्तर का है, प्रांतीय या केंद्रीय, अगर उसमें कोई भ्रम हो तो इसके स्पष्टीकरण मत और निर्णय का अधिकार गवर्नर का होता था। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, भारत में गवर्नर के अधीन 9 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी? तो ये एक सदनीय विधान परिषदें थी। और इसी तरह अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन या डायरेक्ट जो मतदान होता है उसकी प्रणाली अपनाई गई थी? तो प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली 1919 के अधिनियम के द्वारा अपनाई गई थी। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? तो पहले ये मुस्लिमों के लिए थी, लेकिन बाद में 1919 के अधिनियम के द्वारा इसे सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार कर दिया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए किसकी व्यवस्था की गई? तो मनोनयन के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन के लिए मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? तो ये अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग। और इसी तरह अगला प्रश्न है, प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा, याद रखिएगा, कि प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था? तो ये मैं स्टार कर रहा हूँ, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति किसमें होती थी? तो ये गवर्नर में निहित थी। अगला प्रश्न है, किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? तो ये पंजाब में। देखिए, मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, ये व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो कोई भी मंत्री या मिनिस्टर, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ये व्यवस्था दी गई कि कोई भी मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकेगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी करने के लिए वांछित शर्त क्या थी? तो ये थी वायसराय की अनुमति। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कोई अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए वायसराय की अनुमति लेना आवश्यक था। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। और वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार राज्यसभा स्थापित की गई थी। ये प्रश्न भी आपका स्टार है। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया था? तो ये 5 वर्ष निश्चित किया गया था। और आप देखिए, 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? तो ये कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव जो कि आर्थिक बिल था, ये 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था। 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या कितनी पुनर्निर्धारित की गई? तो ये संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी पुनर्निर्धारित की गई? तो 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद यानी इंडियन काउंसिल का मत अति आवश्यक था?
तो आय व्यय और अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियमों में भारतीय परिषद का मत आवश्यक था। अगला है किस अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया था। इसी पर आधारित अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ये प्रावधान या व्यवस्था की गई कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट अलग अलग पेश किए जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग की स्थापना पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में कौन कौन से विषय शामिल थे। तो इसमें देखिए, राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं ये केंद्रीय सरकार में शामिल थे, जिसमें नाविक सेना, बाह्य संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक तार मुद्रा, ऋण, आय के साधन, फौजदारी और दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं, ये केंद्रीय सरकार के विषय थे 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार के विषय कौन थे। तो ये आप देखिए, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस और कारागृह, ये प्रांतीय सरकार के विषय थे। अगला है 1919 के अधिनियम का किन लोगों के द्वारा स्वागत किया गया था। तो कांग्रेस के मध्यम मार्गियों द्वारा 1919 के अधिनियम का स्वागत किया गया था। मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई। तो 1919 के अधिनियम की जांच के लिए मूडी मैन कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी, ये कथन किससे संबंधित है। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संबंध में कहा जाता है कि भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी। अगला है, किसने कहा कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1919 के अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। अगला है, किसका कथन है कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण और उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे। तो ये महात्मा गांधी का विचार था। अब आइए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा था। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित किया। तो ये अगस्त 1935 में भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भारत में सबसे पहले संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, ये 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित थीं। तो याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल या वायसराय में निहित थीं। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था किन सूचियों में। तो याद रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में 3 सूचियों में जो विभाजन था ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एक फेडरल जुडिशरी या फेडरल जुडिशियल सिस्टम की स्थापना का प्रयास किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित
कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो याद रखिएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। अगला है वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई थी। तो भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। और अगला है 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में शामिल होना किसके लिए अनिवार्य था? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में शामिल होना ऐच्छिक था किसके लिए? तो भारतीय राजाओं के लिए। देखिए 1935 के अधिनियम में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन भारतीय राजाओं के लिए अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक ही था। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासक के लिए क्या अनिवार्य था? तो ये था अंगीकरण यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना। ये सभी शासकों के लिए, रियासतों के लिए अनिवार्य था। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल यानी वायसराय की नियुक्ति की गई थी। तो ये ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में वायसराय की नियुक्ति की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। अगला है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूचियां बनाई गई थीं? तो कुल 3 सूचियां बनाई गई थीं, जिसमें संघीय सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए थे। अगला है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय कौन से थे? सशस्त्र सेनाएं, डाक तार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी संघीय सूची में रखे गए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए जाने वाले विषय के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया था? तो ये गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं को ये अधिकार दिया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था किसके द्वारा? तो याद रखिएगा गवर्नर जनरल यानी वायसराय और उसकी 3 सदस्यीय परिषद के द्वारा। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता था? तो गवर्नर जनरल और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। और इसी तरह आप देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल या वायसराय को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन था? तो ये भारत सचिव के अधीन था। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति, केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृति की घोषणा करने का अधिकार ये गवर्नर जनरल के पास था। इसी तरह एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अधीन संघीय विधानमंडल या व्यवस्थापिका किस प्रकार की थी? तो ये द्विसदनात्मक थी। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल या केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों में प्रावधानिक सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये उच्च सदन में 260 और निम्न सदन में 375 सदस्य, ये जो है केंद्रीय विधानसभा में प्रावधानिक सदस्यों की संख्या थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत निम्न सदन का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया था? तो 5 वर्ष। भारत सचिव के लिए अधिकतम 6 साल, न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव के लिए अधिकतम 6 और न्यूनतम 3 परामर्शदाता नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्ति किसमें निहित थी? तो ये ब्रिटिश संसद के पास थी ये शक्ति। 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था? तो ये मंत्रिमंडल को दिया गया था। 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? तो विधानसभा के प्रति। और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण कौन करता था?
तो ये गवर्नर करता था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती थी? तो गवर्नर की अनुमति आवश्यक थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम से संबंधित ये प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम द्वारा किन प्रांतों में द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना की गई थी? तो ये जो राज्य थे 6 राज्यों में बंगाल, बिहार, असम, बम्बई, मद्रास और संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया था। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आहूत किया जा सकता था? तो ये गवर्नर जनरल के द्वारा। 1935 के अधिनियम के अधीन संघ और इसमें शामिल इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों के निपटारे के लिए किस न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये था फेडरल न्यायालय या संघीय न्यायालय, जो दिल्ली में स्थापित किया गया था संघ और इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों का निपटारा करने के लिए। अगला प्रश्न है, संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया था? तो 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी थी? तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। अगला है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो ये ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई? तो ये 65 वर्ष रखी गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता क्या थी? तो फेडरल न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदात्री अधिकारिता प्राप्त थी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? तो ये प्रीवी काउंसिल में। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये प्रश्न बार बार पूछा भी गया है। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा और अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है आपका। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो ये कहा था उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 को। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने कहा कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का ये सर्वोत्तम तरीका है? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो का कथन है। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। ये कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।